नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास के टॉपिक रियल नंबर। और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 1.1 जो भी स्टार्ट कर दी थी। और उसमें पहली जो क्लास हुई, अभी दो क्लास हुई है, तीसरी क्लास आज। पहली क्लास में हमने नंबर्स जो उनका इंट्रोडक्शन किया था। रियल नंबर क्या है, कहाँ तक रियल नंबर जो है वो क्या चीज़ है। फिर रियल के अलावा कुछ और भी होते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करी थी, हालांकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो वो चीजें अपन पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएम के बारे में चर्चा करी थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, और इसमें से एक पर्सन जो है ना वो बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया था, छोटा पर्सन। तो इजी सा पर्सन आता है कि एलसीएम और एचसीएम निकालो, बस ज्यादातर ये पर्सन पूछ रहे हैं। तो अब ये एक पर्सन लिखा मैंने कि क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहा है कि 306 और 657 दो संख्या है, उनका एचसीएम जो तो है 9, और 306 और 657 का एलसीएम अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, यहाँ तो एलसीएम एलसीएम नो दे रखा है, एलसीएम इसका ज्ञात करना, तो एलसीएम जैसे तो अपने पास वो विधि है उससे निकालो। लेकिन यहाँ उससे नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एच यानी जो एक रिलेशन था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, उससे संबंधित ये प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एचसीएफ एचसीएफ of 306 and 657, यानी इनका HCF into LCM of 306 and 657 is equal to प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी दोनों संख्या जो है इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बात अपन पढ़ के आए हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात पढ़ के आए हैं। अब देखो, ये दे रखा है, वो तो रख दो 9, और गुणा एलसीएम ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है, हमें तो एलसीएम निकालना ना, भैया एलसीएम तो पूछा है। ये पूरा एलसीएम जो है ना, एलसीएम के साथ में संख्या लिखी ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम से पूछ रहा है। तो हमें तो एलसीएम निकालना, किसका? एलसीएम ऑफ 306 और 657। इसके साथ में ये 9 जो गुणा में है, ठीक है ना, तो जो समीकरण बनता है, समीकरण में जो गुणा में इसके साथ में जो मतलब जो भी हम मान निकालना चाह रहे हैं उसके साथ में अगर कोई संख्या गुणा में तो आगे जाएगी तो भाग में जाएगी, अगर भाग में होगी तो गुणा में जाएगी। ठीक है ना, बराबर से आगे अगर भेजेंगे ना, तो अगर प्लस में होगी तो माइनस में जाएगी, आगे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो आगे जाके प्लस की हो जाएगी, गुणा में है तो आगे जाएगी तो भाग में जाएगी, भाग में तो गुणा में जाएगी। चीज दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, तो ये 9 गुणा में ही सेट, आगे जाएगा तो किस यानी बराबर से आगे जाएगा नहीं तो भाग में जाएगा। तो 306 इंटू 657 इन अपॉन 9, ये 9 जो था ना ये मल्टीप्लाई में था, आगे गए तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है, भाग दे लो, इसमें दे लो, चाहे इसमें दे लो, कोई दिक्कत नहीं, कौन से में दे लो, एक भाग दे लो आप। ठीक है, दोनों में जाएगा, तो 9 का भाग दोनों में जाएगा इसमें, 306 और 9 संते 63 और 9 दिया 27, 73 आएगा, इसमें चला जाएगा भाग 9 का। ठीक है, 9 का भाग दे दिया। ठीक है, इवन इनको गुणा कर लो, जो भी आएगा वो आ जाएगा। गुणनफल अगर आप निकालो तो कितना आएगा? 6 दिया 18, 6 7 42 और 1 43, 3 दिया 9, 7 दिया 21, 9 और 4 13, 2 22,338। देख लेना कहीं मैंने शॉर्टन करने की कोशिश करी, कोई गुणा में गलती हो तो देख लेना। ठीक है ना, चेक कर लेना, कोई खास बात है नहीं। ठीक है, तो ये अपना ताकि दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा था, उनका एलसीएम अपने से पूछा था, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये एक संबंध है, इसकी सहायता से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही पर्सन जो है ना, एक अपने को दोबारा भी मिलेगा पढ़ने को, एक बार दोबारा पढ़ेंगे जब हमें अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, बीजगणित जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा क्वेश्चन इस टाइप का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 वो देखो, कोई ज्यादा वो तो है नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी जानकारी लिए बता दूं आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगा। देखो 6 की घात n, ठीक है, n का कोई ऐसा मान लिया जा सकता है कि कोई ऐसा कोई नेचुरल नंबर, ये देखो ये जो है ना एक सिंबल लगाया मैंने, बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है कि n जो कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। ठीक है, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। तो नहीं भी अगर 10th क्लास में काम में नहीं आता, 11th क्लास में शुरू होते हैं,
तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब ये हुआ कि जो n है ना वो क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब देखो n का मान क्या लें कि अगर इसका मान पूरी 6 की घात n का मान अगर निकालें तो वो जीरो पर जो भी संख्या है वो उसका इकाई का जीरो आए। जैसे मान लो कि 6 की घात अगर 2 करो तो 6 की घात 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 की घात अगर 3 करोगे तो 16 और 6 18 और 3 21, 216 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 6 की घात अगर आप 5 करो तो क्या आएगा, इसी प्रकार से अगर आप 6 की घात 50 करो तो क्या आएगा। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि मतलब ये जो इकाई का अंक है ना इसकी बात कर रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि 6n का वो मान बताओ जिसके लिए 6 की घात n जीरो पर खत्म हो। जीरो पर खत्म मतलब उसका इकाई का अंक जीरो आए। तो इकाई का अंक जीरो मतलब ये जो अंक आएगा ना, इकाई का अंक ये जो है ये जीरो आना चाहिए। अब है क्या ऐसा, अब देखो इसके लिए क्या होगा कि किसी भी संख्या की घात n हो उस संख्या का इकाई का अंक जीरो आ सकता है कब, जब उस संख्या के गुणनखंड, जो भी संख्या आपको दे रखी है उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आए तो। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हैं तो अगर उसकी घात आप कितनी भी कर लो उसका इकाई का अंक जीरो ही आएगा। जैसे मान लो 6 है तो 6 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 और 3 है। अब 2 और 3 इसमें 5 नहीं है, अगर ये 5 होता ना तो हम चाहे इसकी घात कितनी भी करते, इसकी घात कितनी भी करते हमेशा इकाई का अंक जीरो आता। लेकिन इसमें 6 के जो गुणनखंड किए हमने उसमें 2 और 3 ही है। अब इसके साथ में अगर 5 और आ जाता है ना तब तो हम कहते कि भाई 6 की घात है ना वो जीरो पर समाप्त होगी। लेकिन 6 की घात जीरो पर समाप्त हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए इस 6 की घात n का जो मान है वो कभी भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो जीरो पर अंत हो, जीरो पर खत्म हो, ऐसी संख्या कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या लिखोगे कि 6 की घात 6 के जो गुणनखंड है 2 और 3 है, तो 6 के गुणनखंड में 2 और 5, अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है तो ही उस संख्या की घात n का मान जो वो जीरो पर समाप्त होगा। ठीक है, जबकि 6 के अंदर गुणनखंड जो वो 2 और 3 है, 6 के गुणनखंड 2 और 3 है, इसलिए यहाँ 6 के गुणनखंड में 2 और 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब 6 की घात n जो कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, बस इतना करना था इसमें और कुछ नहीं है। बस इसका ये लिख देना कि भाई 6 की घात n जो वो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, जबकि 6 की घात n जीरो पर समाप्त होती यदि 6 के गुणनखंड में 2 और 5 होते, लेकिन यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे। अब एक चीज और बहुत ही काम की बात बताता हूं, दिमाग में याद रखना इसको। आजकल प्रश्न आते हैं और हो सकता है कि कोई 10th क्लास में कोई ज्यादा ही कंपटीशन फाइट करके कंपटीशन की जानकारी रखने वाला आदमी अगर पेपर पढ़ाने बैठ जाए तो देखो प्रश्न पूछ लेता कि 6 की घात 50 इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 की घात 50 इसका इकाई अंक क्या आएगा। 6 की घात आप कितनी भी कर देना, 6 की घात कितनी भी कर देना हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 की घात 1 है तो भी इकाई 6 ही आएगा, अगर 6 की घात 2 करोगे 36 तो भी इकाई का अंक 6 ही है, 6 की घात 3 करोगे तो 216 तो भी इकाई का अंक 6 ही है। यानी 6 जो इकाई का अंक है ना, 6 की घात आप कितनी कर दो हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। यानी दो संख्या ऐसी हैं, एक तो 1 और एक 6, ये दो अंक ऐसे हैं कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो कि आपके पास ये आ गया, ये आ गया 56 76 की घात 50, बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक जो है ना हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि ये इसका इकाई का अंक कितना है 6, तो इसका इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपसे, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं। अगर आपको ये पूछ ले कि 81 की घात 1024 तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 और 6 तो उसके बाद कितनी भी करो हमेशा इकाई का अंक 1 और 6 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 1 है तो उसके बाद कितनी भी बना दो हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। अगर इकाई का अंक 6 है तो उसकी घात कितनी भी प्राकृत संख्या बना दो, कितनी भी संख्या बना दो, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो उसकी घात हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये प्राकृत संख्या के लिए बात है, घात जो है प्राकृत संख्या को। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो अब उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1
और +5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब वे संख्या है जिसमें किसी न किसी का भाग जाए, मतलब एक और खुद का जाएगा वो है भाज्य संख्या, इसके अलावा किसी का भी चला जाए वो भाज्य संख्या। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, यानी प्राइम नंबर और आपको कंपोजिट नंबर पहले बता चुका हूं। यानी जो नंबर केवल 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो तो वो तो होगा अपना प्राइम नंबर, और जो इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए वो अपना क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो अपने से ये कह रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, चेक करो आप कि एक तो ये नंबर है और ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना, कि ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, चेक करो। अब कैसे चेक करें, अब इनको गुणा करो फिर उसमें 13 जोड़ो तो ये तो काफी लंबा बढ़ जाएगा, इसी प्रकार से इसको गुणा करो फिर उसमें 5 जोड़ो, काफी लंबा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, ये सारे गुणा में है और प्लस में 13, तो अगर जैसे मान लो सारे गुणा में तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, 13 इसमें से कॉमन ले लें और 13 इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। तो 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच गया, 7 गुणा 11 और प्लस का 1 बच गया। इसी प्रकार से ये पूरी संख्या तो 1 है, ठीक है, और प्लस में 5 है, तो इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ 2 भी हुई, ठीक है, और प्लस का 1, प्लस 5 कॉमन लेते ही बच गया, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 13 गुणा ये कितना हो गया, 78, 11 7 77 और प्लस 1 78। इसी प्रकार से ये कितना हो गया, 5 गुणा, हालांकि गुणा करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 2 4 2 6 6 24, एक 5 भी आएगा, 5 बार ले लिया, हाँ ठीक है, 24 और 42 ये होगा, तो 24 दूनी 48, 4 24 चौक 96 और 4 एक 100, ठीक है, मतलब ये आएगा 2 तिया 6 6 6 चौक 24, 24 को 42 से गुणा करोगे तो 24 गुणा 2 48 और बचेंगे 4 और 24 चौक 96 और 100 और प्लस में 1 और है आगे, प्लस 1 और है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1009, ये आ गई। अब देखो अपने से इतना बड़े से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि करना है ये दोनों संख्या जो है ये भाज्य संख्या होंगी, ठीक है ना। आप इतना कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, जो नीचे मैंने गुणा किया ना ये नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, ये इतना कर लोगे ना तो भी चल जाएगा। अब क्यों चल गया, क्योंकि देखो ये जो संख्या नहीं है ये और किसी से भाज्य हो नहीं हो, लेकिन हमें दिख रही है 13 का भाग जरूर जाएगा इसमें, भाई 13 का भाग तो जाएगा इसमें, 13 गुणा में इसके 13 का भाग जा सकता है। इसी प्रकार से इस संख्या में और किसी का जाए या ना जाए लेकिन 5 का भाग जरूर जाएगा, ठीक है भाई, इस संख्या में तो किसी और का जाए या न जाए लेकिन 5 का भाग जरूर जाएगा। इसी प्रकार से ये संख्या जो ये क्या है, इसमें 13 का भाग जरूर जाएगा। तो दोनों ये संख्या जो है ना, मतलब कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये 13 से तो भाज्य है ही, 13 से भाज्य है, यानी 13 का भाग इसमें जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से ये संख्या जो है इसमें भी क्या है, 5 का भाग जा रहा है तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन इनकी भी संभावना कम है परीक्षा में बोर्ड के लिहाज से पूछे जाने की, और आए तो आप इस तरीके से कर देना, ठीक है ना। इसमें 13 कॉमन आएगा, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, लिखने के बाद में आप क्या लिख देंगे कि ये जो संख्या है तो 13 का भाग जा रहा है इसमें 2 और इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है आपकी, ये 13 से भाज्य है, ये 5 से भाज्य है, किसी एक से भी भाज्य हो जाएगा तो संख्या क्या होगी, फिर भाज्य संख्या होगी, ठीक है भाई। खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग चला जाए ना तो वो संख्या फिर भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब 7th क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। देखो क्या कह रहा है ये 7th क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन में यह है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया एक चक्कर लगाने में समय कितना लेती है, समय लेती है या समय लगता है उसको, ठीक है ना, लेती है कितना, 18 मिनट, 18 मिनट, यानी इसको तो लगते हैं 18 मिनट, ठीक है, सोनिया को तो लगता है 18 मिनट। इसी प्रकार से जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, यानी रवि जो है, रवि को कितना एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट लगता है, ठीक है, रवि को 12 मिनट लगता है। अब देखो क्या कह रहा है,
दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक दिशा में चलते हैं, दोनों एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वर्ताकार पथ है, ठीक है, यहां तो दोनों यही खड़े हैं और इस दिशा में भाग रहे हैं दोनों, ठीक है, इस दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों, ठीक है ऐसे। अब क्या कह रहा है कि सोनिया जो है ना वो एक चक्कर लगाती है तो उसको तो लगते हैं 18 मिनट, और रवि को जो है ना वो समय लगता है कितना, 12 मिनट, रवि को समय लगता है 12 मिनट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों एक साथ दौड़ना, एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं यहां से, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि रवि तेज दौड़ रहा है, भाई वो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ेगा तो इस सोनिया से आगे निकल जाएगा, ठीक है। और वो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, बार बार ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, 2 3 5 कितने चक्कर लगा रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते लगाते और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे मान लो कि सोनिया पहले चक्कर सोनिया यहाँ पहुंची और इतने में रवि जो दोबारा आके इसको यहाँ पीछा कर ले इसका, या इसको फिर से क्रॉस करे, क्योंकि तेज दौड़ रहा है ना, इसी प्रकार से फिर यहाँ क्रॉस कर गया, फिर यहाँ, इस प्रकार से क्रॉस करता रहेगा बार बार। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दोनों यहीं पर आकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, चलते रहेंगे, रवि जो वो कई चक्कर लगा लेगा, सोनिया भी कई चक्कर लगा लेगी, लेकिन उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा जो दोनों यहाँ आकर के दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। अब वो दोनों कब मिलेंगे ये अपने से पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसी स्थिति में ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को हमेशा उन प्रश्नों में एलसीएम निकलता है, उन प्रश्नों में हमेशा एलसीएम निकलता है। तो देखिए इनका एलसीएम निकालो, दोनों का एलसीएम निकालो, किसका, 18 और 12 का, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालने कितना, 18 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनका एलसीएम पूछा ना, यानी एलसीएम ऑफ 18 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 2 दोनों में है, लिख दो, 2 2 बार है, लिख दो, 3 यहाँ एक बार है लेकिन ऊपर 2 बार लिख दो, क्योंकि एलसीएम में तो सभी लिखते हैं ना। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद है ना दोनों दोबारा एक साथ हो जाएंगे, 36 मिनट बाद में दोनों जो वो इसी स्थान पर एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, 36 मिनट बाद में। अब 36 मिनट क्या होगा, 36 मिनट के अंदर देखो सोनिया क्या करेगी, 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा करेगी अपना, और रवि 36 मिनट कितना, किसने कौन सा चक्कर लगा देगा, 3 चक्कर पूरा कर चुका होगा, मतलब सोनिया 2 चक्कर पूरा करेगी ना, तब तक रवि जो 3 चक्कर पूरा कर चुका होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, देखो यहाँ पर कई प्रश्न बन सकते हैं, एक ये हो गया कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे, तो कितनी देर बाद में, 36 मिनट बाद में, मतलब दोनों प्रारंभिक स्थान पर एक साथ दोबारा कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद में। एक प्रश्न ये हो सकता है कि जब दोनों मिले तब तक सोनिया ने कितने चक्कर पूरे कर लिए, तो सोनिया कितने चक्कर पूरे कर चुकी है, सोनिया 18 मिनट लगती है एक चक्कर में, और वो मिले कितनी देर बाद में, 36 मिनट बाद में, इसका मतलब 18 दूनी 36 ने 2 चक्कर लगा चुकी है। इसी प्रकार से हो सकता है कि रवि पूछ ले कि रवि कितने चक्कर पूरे कर लिए रवि ने, तो रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, तो यहाँ 36 मिनट बाद में ये दोनों ही जब मिले हैं तब तक रवि जो वो 3 चक्कर पूरे कर चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो वो परीक्षा में पूछ जाते हैं। अब इस प्रकार का प्रश्न जो है ना वो अब इसमें है नहीं, पहले एक प्रश्न था बड़ा कि जो ट्रैफिक लाइट जो है उनके बारे में भी था कि भी हरी लाइट इतनी देर से जलती है और येलो लाइट इतनी देर से जलती है, रेड लाइट इतनी देर से जलती है, तीनों सुबह 7 बजे तीनों एक साथ जली और उसके बाद में दोबारा जो वो एक साथ कब जलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी इसी तरीके से, यानी ऐसे प्रश्न जो आते हैं तो उनका में से क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न जाएगा अपना एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। अब उसके बाद में जो है ना अगला टॉपिक जो है वो अपना है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जो है इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं पहले, जब हमने संख्याओं का जो इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, संख्याओं की जानकारी जब कर रहे थे तब हमने अपरिमेय संख्या को पढ़ लिया था कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना। यानी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वो होती है जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ठीक है ना, कौन सी होती है, यानी जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, लिखी जा सके, मतलब जिनको पी वाई क्यू की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक तो वे नंबर जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है,
वर्गमूल 6, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक मैंने बताया था आपको पाई का अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना यहाँ पर गलती होने की संभावना है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। पाई जो है ना हमेशा हम 22/7 लिखते हैं ना, और 22/7 तो PYQ फॉर्म में है, यानी ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन क्या होता है कि पाई का जो मान है वो 22/7 के लगभग बराबर आता है, पूरा नहीं होता कि पाई का मान और 22/7 बराबर नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन लगभग इतना आता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पाई को 22/7 लिखते हैं। ठीक है, तो 22/7 तो परमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो परमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक एक्स्ट्रा बताया था आपको, ये भी अपरिमेय संख्या होती है। और उसके अलावा आपके अगर दशमलव के बाद में, यानी जो पॉइंट जब लगता है, पॉइंट के बाद में जो अंकों की पुनरावृत्ति, जैसे ये चल रहा है, ठीक है, कोई भी संख्या लिख दो इस प्रकार संख्या, इन अंकों के बाद में जो अंक, सॉरी दशमलव के बाद में अंक जो है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, बार बार चेंज होते हुए अंक आ रहे हैं, 1, 2 और 0 आ तो रहे हैं, 3 ही अंक है, लेकिन क्या है कि देखो ये एक ऐसे नहीं आ रहा है कि भाई जैसे 120 फिर 120 ऐसे नहीं हो रहा, फिर क्या हो गया, ये 1200 हो गया, फिर कितना हो गया, 12,000 हो गया, फिर इस प्रकार से 1,20,000 हो जाएगा, इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है ना, तो सेम अंक जो है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो सेम अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि 1.431 फिर 431 ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.431 जो है ना इसकी पुनरावृत्ति बार लगा दिया ऊपर, जिसको बार बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब 4, 3 और 1 यही अंक बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो जब अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है ना, तब वो तो होती है परमेय संख्या, परिमेय होती है, तो ये तो होते हैं रेशनल नंबर। लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है, तो वो होते हैं इरेशनल, यानी इनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है ना वो अपना ये है कि एक्सरसाइज जो 1.2 है ना, अब इसको देखो सिलेबस कम कर दिया, इसलिए इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ था, लेकिन वो कम कर दिया है ना। तो अगला जो टॉपिक है ना वो ये है कि कोई संख्या दी हुई मिलेगी अपने को और कहेगा कि आप चेक करो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बारे में पता तो चल गया आपको कि क्या होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, जैसे मान लो अगर वर्गमूल 4 का होती है, अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वर्गमूल 5 है वो अपरिमेय संख्या है। अगर 5 की घात 1/7 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर 4 की घात 3/6 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इन संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, सॉरी 3/6 नहीं 3/7। ठीक है, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना वो ये है, एक्सरसाइज आ जाओ पे सीधा अपना एक्सरसाइज चलते हैं। ठीक है ना, और उसमें एक ही टाइप का प्रश्न है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये परीक्षा दृष्टि से ठीक बन सकता है, या तो LCM और SCM पूछ लेगा, या फिर इस टाइप का प्रश्न पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, कि √5 जो इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो √3 कह दे, √2 कह दे, सभी का तरीका एक ही है, चाहे √3 कहो चाहे √2 कहो। ठीक है ना, आपसे पूछ रहे कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं, सभी का तरीका एक ही होगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इनको, इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या होगा। देखो अपन क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि भी इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना ना, तो माना √5 जो है ना वो परमेय संख्या, आपने मान लिया एक बार परमेय संख्या है, हमने उल्टा मान लिया। ठीक है ना, मान के चलते भाई, मान के चलने में क्या दिक्कत है, मान लेंगे। हमने मान लिया कि √5 जो है ना एक परमेय संख्या है, ये मान लिया। अब गलत मानना है तो गलत रिजल्ट आएगा अपना, भाई गलत मान के चलोगे तो रिजल्ट गलत ही आएगा। तो हमने मान लिया कि अपरिमेय संख्या 5 जो है ना वो परमेय √5 जो परमेय संख्या मान लिया अपने। ठीक है, देखो तो √5 परमेय संख्या, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए √5 को बराबर P/Q लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहां पर ये ध्यान रखना, जहां P/Q सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, यानी को प्राइम नंबर है, तो सह-अभाज्य संख्या मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर क्या होगा, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 3 और 5 यानी 3/5, तो ये सह-अभाज्य संख्या है। जैसे 6/7 ये सह-अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें
6 और 7 में दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें मतलब दो या दोनों में उस संख्या का भाग जाता हो। जैसे 3 का भाग तो 6 में तो जा रहा है लेकिन 7 में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो या यूं कह दो कि ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो, तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखो 3 और 5 का एचसीएफ एक आएगा, 6 और 7 का एचसीएफ एक आएगा। तो जिन संख्या का यानी दो संख्या जिनका एचसीएफ एक हो तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती है, कोप्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया। अब जैसे मान लो कोई संख्या हमने ये लिखा कि 1.3 था, ठीक है, हमने इसको परमेय संख्या बदला तो 13/10 लिखा। अब ये क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या तो है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ ये आ गया 1.4 आ गया, तो हम इसको लिखें 14/10 ये लिखा, और फिर हम इसको 7 काट के 2 से और फिर इसको ये लिख देते हैं। सही तो ये है भाई 1.74 जो उसको सही तो ये लिखेंगे 7/5 ये लिखेंगे। ये तो क्या है, इसका विस्तारित रूप है, ठीक है ना। ये तो इसके तुल्य एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। तो मतलब 14 में 10 का भाग दो तो भी ये आएगा, और 7/5 यानी हमेशा जो अपने परमेय संख्या होती है उसको हमें हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 14/10 और 7/5 दोनों है तो एक ही, ठीक है, लेकिन 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दशमलव भिन्न थी, इसको हमने दशमलव संख्या थी और इसको हमने परमेय संख्या में बदल दिया, ठीक है। तो परमेय संख्या में क्या होगा कि ये जो संख्या थी पी और क्यू ये दोनों क्या होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। अगर सहभाज्य संख्या नहीं तो बना लो भाई, कुछ कैंसिल और कैंसिल कर दो। तो हमने क्या किया कि √5 जो है उसको हमने पी बटे परमेय संख्या मान लिया, परमेय संख्या मान लिया तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या, मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5 गुणा क्यू बराबर पी कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या जाएगा, वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करो तो 5, √5 का वर्ग करो तो 5 आएगा, क्यू का वर्ग करो तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और पी का वर्ग करो तो पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये 5 गुणा में क्यू स्क्वायर के, क्यू स्क्वायर के साथ गुणा में ना, आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 लिख सकते हैं इसको समीकरण लिख सकते हैं ना भाई। 5 जो था क्यू स्क्वायर साथ में गुणा में आगे जाएगा तो भाग में जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर के अंदर अगर 5 का भाग दोगे ना तो क्यू स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर में 5 का भाग दोगे तो क्यू स्क्वायर आएगा। भाई हम ये कहते हैं कि 25/5 और फिर आगे लिख देते हैं 5, इसका मतलब क्या हुआ कि भी 5 का भाग अगर 25 में दोगे तो 5 बार जाएगा, ये तो मतलब है इसका। तो यही बात क्या है कि क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के अंदर अगर 5 का भाग दोगे तो क्यू स्क्वायर बार जाएगा, ठीक है। यानी 5 का भाग पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर बार जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो हुआ कि भी 5 का भाग पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर बार जा रहा है, तो क्यू स्क्वायर बार भाग जा रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर में भाग तो जा रहा है 5 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात पी स्क्वायर जो है वो क्या हो गई, 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। अब पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए पी भी क्या होगी, इसलिए पी भी 5 से भाज्य है। मतलब हमने क्या देख लिया कि पी के अंदर 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। हमने देख लिया कि पी के अंदर 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना इसको। अब देखो अर्थात पी के अंदर 5 का भाग जा रहा है, हमने देख लिया ना कि भाई पी में 5, पी है वो 5 से भाज्य है, क्योंकि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार, क्यू स्क्वायर बार जा रहा है, तो क्यू स्क्वायर बार जा रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो पी में भी जाएगा, ठीक है। और पी में जाएगा तो पी में 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, और पी में 5 का भाग जा रहा है वो जा रहा है आर बार, हम मान लेते हैं, ये अपनी तरफ से मान लिया कि भाई पी के अंदर 5 का भाग दिया, भाग तो जा रहा है, वो कितनी बार गया, आर बार गया, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। अब तिरछा गुणा करो, पी बराबर कितना हो गया, 5R, ठीक है। ये समीकरण दे दो, समीकरण तो दे दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण ये रहा, इसमें पी का मान रखो, पी का मान रखें तो क्या आएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान रख रहे हैं 5R और पी स्क्वायर है ना भाई, पी की जगह पर अपने पी की जगह पर 5R रखा,
ठीक है, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कितना गया 5q² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 5 जो गुणा में है आगे जाके तो भाग में जाएगा, यानी q² बराबर कितना हो गया 5r²। या यूं कह दो कि दोनों तरफ हमने 5 का भाग दे दिया, ठीक है। अब ये 5 जो हम इस साइड लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, यानी q² बटे 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई ये गुणा में था, इस साइड आएगा तो भाग में आएगा। अभी बताया मैंने कि गुणा में बराबर से दूसरी साइड को संख्या को लेके जाओगे, अगर प्लस में तो माइनस में होगी, माइनस में तो प्लस में होगी, गुणा में तो भाग में जाएगी, भाग में तो गुणा में जाएगी। तो ये गुणा में है, इस साइड आएगी तो भाग में आएगी आगे। अब देखो यहाँ क्या हो गया, इसको समझो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि q² के अंदर 5 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार r² बार जा रहा है, ठीक है ना। p के अंदर q² के अंदर 5 का भाग जा रहा है, वो कितनी बार जा रहा है r² बार जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात q² 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य, q² 5 से भाज्य ना। इसका मतलब ये हुआ कि q² 5 से भाज्य, तो q भी 5 से क्या होगी भाज्य होगी, इसलिए q भी 5 से भाज्य, q भी 5 से भाज्य है। अब देखो हमने क्या देख लिया कि p भी 5 से भाज्य है, q भी 5 से भाज्य है, अतः p व q दोनों क्या है 5 से भाज्य हैं, दोनों ही 5 से भाज्य है, दोनों में 5 का भाग जा रहा है। और हमने देखो ऊपर माना क्या था, हमने माना ये कि p और q क्या है सहभाज्य संख्या, मतलब उनमें तो किसी का भाग जाएगा नहीं। और यहां क्या आ गया कि दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना है। हमने गलत क्या माना, हमने ये कहा कि भाई √5 परमेय संख्या है, तो गलत है भाई, जो माना वो गलत है। हमने क्या माना कि √5 परमेय संख्या, तो गलत मान लिया हमने, तो फिर सही क्या है भाई, परमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय संख्या है, तो सही क्या हुआ कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या लिखा मैंने कि p व q दोनों क्या है, दोनों 5 से भाज्य है, जो कि हमारी मान्यता का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, ठीक है ना। यानी जो हमने माना था ना, हमने क्या माना कि p और q में किसी का भाग नहीं जाएगा, और यहाँ क्या p और q दोनों में 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब जो हमने मान लिया वो तो गलत मान लिया, यानी हमारी मान्यता का क्या है विरोधाभास है, हमारी मान्यता के खिलाफ आ रहा है, हमारी मान्यता के खिलाफ आ रहा है, इसका मतलब हमारी मान्यता गलत थी, ठीक है ना। ये विरोधाभास है, इसका मतलब कि √5 जो है ना वो परमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक बार दोबारा देखो ध्यान से, इसको दोबारा समझना है। क्या सभी का तरीका एक ही होगा, √5 हो चाहे √2 हो चाहे √3 हो, यानी √3 होगा तो जहां 5 है वहां 3 आ जाएगा, तरीका यही है। √2 होगा तो जहां 5 है वहां 2 कर देना, सेम तरीका है, ठीक है। देखो दोबारा समझो, हमें कहा कि भाई आपको ये प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। हमने क्या किया, उल्टा मान लिया, गलत मान लिया कि भाई √5 जो हमने कहा कि ये परमेय संख्या, हम तो ये मानेंगे भाई ये परमेय संख्या है, √5 है, √5 जो है वो परमेय संख्या, हमने ये मान लिया। अब ये मान लिया तो हम इसको क्या लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिखेंगे तो जहां p और q क्या है दोनों सहभाज्य संख्या, मतलब p और q में किसी का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि p और q शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, अब p और q में किसी का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। √5 हमने परमेय संख्या माना, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है सहभाज्य संख्या है। फिर हमने क्या किया, तिरछा गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने दोनों तरफ इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में हमारे पास √5 का वर्ग तो 5 हो गया, q का वर्ग q² होगा, p का वर्ग p² हो गया। हमने q² का मान निकाला तो 5 आगे का तो भाग में चला गया। अब हमने क्या देखा, हमने तो ये देख लिया कि p² के अंदर 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार q² बार जा रहा है। भैया q² जो है ना वो इसके बराबर तभी तो आएगा, देखो p² बटे 5 बराबर q² तो तभी आएगा जब p² में 5 का भाग जाएगा, तो p² में 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार q² बार जा रहा है, तो p² में 5 का भाग जा रहा है q² बराबर, ठीक है। तो p² 5 से भाज्य हो गया, यानी 5 से p² जब तो 5 से भाज्य, तो p² 5 से भाज्य हो गया। अब p² 5 से भाज्य तो p भी 5 से भाज्य होगा, ठीक है, p भी 5 से भाज्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब p में 5 का भाग जा रहा है, p में 5 का भाग जा रहा है, तो हमने मान लिया कि p में 5 का भाग जा रहा है तो पूरा जा रहा है, r बार जा रहा है, भाई p में 5 का भाग जा तो रही है, तो ये हमने मान लिया कि r बार जा रहे हैं, r बार जा रहा है, तो यहाँ से p का मान निकालो, r के रूप में निकाल लिया।
अब ये जो पी का मान है ना, ये पी का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ रखो, यहाँ रखा पी का मान, ये पी रहा, इस पी की जगह रख दिया 5r, स्क्वायर करेंगे, पी की जगह 5r रखा, इसका स्क्वायर कर दो, 25r स्क्वायर है। दोनों तरफ पहले 5 का भाग ले लिया, तो k स्क्वायर बराबर 5 से r स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ 5 का भाग दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 5 था इस साइड गुणा में था, राइट साइड में गुणा में था, इस साइड आएगा तो भाग में आएगा, तो q स्क्वायर बटे 5 हो गया और बराबर r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई q स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है, q स्क्वायर जो उसमें 5 का भाग जा रहा है, q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, r स्क्वायर बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब q में भी 5 का भाग जाएगा। अब हमने क्या देख लिया कि p में भी 5 का भाग जा रहा है और q में भी 5 का भाग जा रहा है, अतः p और q दोनों 5 से भाज्य हैं। अब दोनों 5 से भाज्य हैं तो क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, हमने क्या माना था ऊपर कि ये तो p और q में किसी का भाग जाएगा नहीं, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों, भाई एक में तो जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिसका भाग दोनों में जाए। तो क्या हुआ कि p और q दोनों 5 से भाज्य हैं, जो कि हमारी मान्यता का विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हमने ये कहा कि दोनों क्या है, p और q सहभाज्य संख्या, तो सहभाज्य संख्या मतलब कोई ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 5 p और q दोनों 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, सहभाज्य संख्या नहीं, यानी हमने क्या माना था, सहभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब √5 जो उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अपनी परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इसको ध्यान से मैंने समझा दिया 2 बार अच्छे से, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखना, ये चीज क्लियर हो जाएगी, अपने आप से क्वेश्चन करना कि ये क्यों किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर भी अगर नहीं आए तो इस टाइप के पर्सन जो है उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही देंगे विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।